हमारे पूर्वज रहे होंगे वो कितने समृद्ध होंगे ज्ञान के बाद। उनके नॉलेज का हम वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते। पोल स्टार कहाँ पे है, इस समय पे हम कौन से नक्षत्र में हैं, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस। सबसे चमकने वाला तारे को हमने शुक्र कह दिया है ना, शनि सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। तो क्या आज साइंस ने उसको प्रूफ नहीं किया? सर ये जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, वहाँ से फिर सीधा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, कैसे? तब मैंने डॉक्टर से पूछा, एक कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो उसका मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। तो मैंने पूछा, मैं कि डॉक्टर पे भरोसा रखूँ या मैं आपकी रिपोर्ट्स पे रखूँ? तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बात करते हैं हम वास्तु की, इन तीनों को आप कैसे देखते हैं? आपकी परिभाषा क्या है इन तीनों के लिए? तो जब आप पैदा हुए थे तब क्या सिचुएशन थी, वो उसी के अकॉर्डिंग योग और ये सब दोष ये सब बनना चालू हो। मतलब मेडिटेशन, फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन, इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है, मैनिफेस्टेशन। तो कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु इन सब में मानते हैं, कुछ हैं जो नहीं मानते, इसको अवैज्ञानिक बताते हैं। आपका क्या मत है इसको लेकर? आज से कितने साल पहले आपको ये पता लग गया था कि भाई सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, मरकरी यहाँ है, सैटर्न यहाँ है? कितने साल पहले पता लग गया था? सर आपने नॉर्थ ईस्ट बताया कि विजडम की डायरेक्शन है, लेकिन आपने बोला कि सरस्वती जी के लिए अगर आपने बताया तो वो आपने बताया वेस्ट, साउथ वेस्ट में बताया। ऐसे क्यों, मतलब ये अलग कैसे? विजडम वहाँ से आती है जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जो फ्लो हो रही है ना एनर्जी, विजडम वहाँ से आती है। नमस्कार, मैं आशुतोष और स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट सर आशुतोष के नए एपिसोड में। आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एपिसोड आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। भारत के लिए कहा जाता है हमेशा से कि विविधता में एकता वाला देश है भारत हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी है कि विविधता तो है, साथ के साथ समृद्धता भी है। समृद्धता किस चीज़ की? ज्ञान का। अगर आप देखें कोई भी विधा आप उठाइए, आप नाट्य शास्त्र ले लीजिए, आप सुश्रुत की संहिता ले लीजिए, या आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, आप मैथमेटिक्स लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे उसमें आप देखेंगे भारत में इसके विशेषज्ञ हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको उसका लिंक भारत से आता हुआ मिलेगा। मूल में आपको भारत ही मिलेगा, इसीलिए शायद भारत को विश्व गुरु का तमगा भी दिया जाता है। आज इन्हीं सारी विद्याओं में से एक की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, या हम बात करेंगे वास्तु की या न्यूमरोलॉजी की। ये कुछ ऐसी चीज़ हैं कि कुछ ऐसा ज्ञान है जो भारत में कहीं ना कहीं हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। शायद आपने अपने दादा, पिताजी या माताजी या दादी के मुंह से सुना होगा कि नहीं, हमको पश्चिम की तरफ ये काम नहीं करना चाहिए या उत्तर की तरफ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हर घर में ये चीज़ें मौजूद हैं और हमारे आसपास हैं। आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि क्या सच में कुछ नंबर्स, कुछ डेट्स, कुछ ऐसे रिलेशनशिप इन प्लैनेट्स, इन सारे की दिशा और दशा से हमारे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हमको चाहे तो बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं या हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको बहुत ही कम पता होता है। तो इसीलिए हमारे साथ आज एक बेहतरीन एक्सपर्ट मौजूद हैं। मिस्टर जितेंद्र, श्री जितेंद्र अरोड़ा जी आज हमारे साथ आए हैं, जयपुर से चलकर हमारे साथ आज जुड़े हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर जानकारी हालांकि कम होती है, और मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बता दूं हमारे गेस्ट के बारे में कि सर बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से किसी सोशल मीडिया या बहुत ही अगर मैं बात करूँ चैनल्स के ऊपर नहीं जाते, परहेज़ करते हैं, और बहुत ही अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर, और बहुत ही गूढ़ रहस्य और ज्ञान के विद्वत जन हैं। तो आज इनसे बात करके हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे, मेरे से, आपके घर से, हमारे घर में, रिलेशंस में, हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। उन चीज़ों के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो मैं आप सभी का हमारी पूरी टीम के साथ स्वागत करता हूं, और हमारे बीच में मौजूद है आज जितेंद्र अरोड़ा जी। सर एक बार फिर से आपका तहे दिल के साथ स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत ही अच्छा, और आपकी एनर्जी देख के तो मतलब क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो आपने भारतवर्ष का जो वर्णन किया है वो अतुल्य है। मेरा वर्णन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। हम तो बहुत ही छोटे हैं। ये समझ लीजिए, ज्योतिष जो शास्त्र है, अगर कोई इसको सीखना चाहता है, सच बताऊं तो उसको कई जन्म लगेंगे। बिल्कुल, कई जन्म लगेंगे, तब जा कर के वो शायद ज्योतिष शास्त्र की एक बूंद पी पाएगा। इतना गहरा है वो।
और ये हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, करके दिखाया है। हम तो कुछ रिसर्च नहीं कर रहे, उनके लिखे हुए चीज़ों को ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनका वर्णन जो आपने भारतवर्ष का किया है ना कहीं आपने ऋषि मुनियों का किया है, जी। उसको कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बनता है कहीं ना कहीं, आपने भी ये चीज़ें बोली कि डिकोड कर रहे हैं हम Yes. फॉलो भी नहीं कर पा रहे, हम तो डिकोड करने में लगे जी, हुए हैं। जी, और बिल्कुल। डिकोड करते हुए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे इस पूरे प्रकरण में जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो कितने समृद्ध होंगे ज्ञान के मामले में। उनके नॉलेज का हम वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो तारे वगैरह जो आप ऊपर देखते हो, हमें तो इतने इतने से दिखते हैं, और आज हम टेलीस्कोप या बड़ी बड़ी चीज़ों से बहुत कुछ साइंस के जरिए जानना है जी। की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वेदों में तो पता नहीं कब से आ गया, उन्होंने कैसे देखा होगा। कैसे देखा होगा, बिल्कुल। ये रहस्य आज हमारे लिए रहस्य हो सकता है, उनके लिए आम बात हो उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि अगर हम एक बात करें ह्यूमन नेचर की, हमारे सामने जो चीज़ें घटित नहीं होती हम उसको मान लेते हैं शायद वो कहीं कहानी रही होगी। ऐसा भी हम मान के चल रहे हैं। जैसे आपने हमसे पहले आपसे बातचीत हो रही थी अभी पॉडकास्ट से पहले, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही Yes, बेहतरीन। yeah. हमारे सामने घटित नहीं है लेकिन कुछ विद्वत जनों ने बता दिया कि यहाँ पे ये घाटी रही होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ विवरण मिला है, तो हमने मान लिया कि वो चीज़ हुई थी। तो उसी प्रकार से वेद पुराणों में भी इसका जब वर्णन हमको मिलता है तो हम मान लेते हैं कि ये पहले से ही हमारे पास है। तो उसका साक्ष्य भी तो आज मिल रहा है ना भाई, बहुत पहले से ही बता दिया गया। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, बुध है, सबसे चमकने वाला तारे को हमने शुक्र कह दिया है ना, शनि सबसे दूर है, सबसे ठंडा है। तो क्या आज साइंस ने उसको प्रूफ नहीं किया? बिल्कुल, साइंस ने उस चीज़ को प्रूफ ही तो किया है। तो अच्छी बात है। हम तो खुद साइंस, मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, है ना। तो मैं तो उस चीज़ में बिलीव करता ही हूँ, लेकिन इस शास्त्र को एक एक जो लाइन है उससे अब धीरे धीरे साइंस भी प्रूव कर रही है। तो ये एक विज्ञान ही है, बस अब विज्ञान उसको एक तथ्यों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, जिससे एक आपका बिलीव सिस्टम बने जो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया था। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट ही रहा हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। मैं इसमें पूरा बिलीव करता हूँ साइंस में। मैं तो अपने जो ज्योतिष शास्त्र है जो वास्तव में साइंटिफिक है उसको आज की विज्ञान के साथ रिलेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको लॉजिकली समझा जाए और लॉजिकली आपके पास कुछ चीज़ें लाई जाएं जिससे आपका भी बिलीव सिस्टम बने और आप उन चीज़ों का लाभ उठा सको, जैसे जिनको आप नाम दे देते हो उपाय। लेकिन आप उपाय अगर लॉजिकली समझ जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से करोगे, मन से करोगे और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही सरलता से हमारे सामने रखा जाता है, इसलिए हम उसको उपाय कह देते हैं। या ये कर लो जी, चींटियों को ये डाल दो जी, गाय को ये खिला दो जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सरलता है। जितनी ज़्यादा विद्वत चीज़ें हैं उतनी ही ज़्यादा इसको सरल बना के हमको हमारे सामने रख दिया गया कि हम उसको अपना सकें ईजीली। और जहाँ तक सर आपने साइंटिफिकली प्रूवन की बात की, मैं भी अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सबसे ज़्यादा रीसेंट अगर हम देखेंगे तो, और रीसेंट भी क्या, मुझे लगता है कि जो घर घर में जो चीज़ें व्याप्त है वो है रामायण। और अमेरिका के एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में रिसर्च हुई थी, वहाँ पे नासा के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया कि जो वर्णन है, जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग जो कांड है रामायण में, उसमें हो सकता है किसी कांड में जैसे राम जी का जब जन्म हुआ, जब विवाह हुआ, सभी में नक्षत्रों का रेफरेंस दिया गया है कि इस समय पर पोल स्टार कहाँ पे है, इस समय पे हम कौन से नक्षत्र में हैं, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं। और जब इनके कैलकुलेशन डाले गए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में, एग्जैक्टली हमको वो डेट मिल गई जहाँ पे ये चीज़ें घटित हुई हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दुनिया अब मान रही है। हम कब से बोल रहे हैं, मतलब हमारे शास्त्र कब से बोल रहे हैं, लेकिन जब दुनिया को प्रूव मिल रहा है, जब मॉडर्न साइंस इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, तब हम मानते हैं। ये शायद कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा। ऐसा ही है, अपनी चीज़ को नकारना दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाता है ना। तो ये चीज़ तो हमेशा से ही सब चीज़ें प्रूवन रही हैं। आप देखिए ना, राम सेतु की बात उसके अंदर आती है। क्या राम सेतु नहीं है? उनका जन्म अयोध्या में बताया जाता है, क्या अयोध्या नहीं है? सब कुछ है, सब प्रमाण पहले ही दिए जा चुके हैं। इवन कानूनी भी लड़ाइयाँ लड़के जीत चुके हैं और आपके सामने उसका साक्ष्य प्रस्तुत है। रामलला का मंदिर भी बना, वो भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ही उनकी पूजा हुई थी, क्योंकि नक्षत्रों का रोल इतना ज़्यादा है कि मतलब जो आप एक सिंपल सी जो कुंडली में चार्ट देखते हो ना, उसके पीछे के रहस्य बहुत है।
तभी मैंने बोला एक चार्ट को देख के अपन कहें कि भाई कुंडली पढ़ना सीख गए, कई जन्म लग जाते हैं उसके अंदर के रहस्य जानने के लिए। जी सर, मैं आज के कॉन्वर्जेशन को बहुत ही ज़्यादा यूनिक करना चाहता हूँ, इसलिए जैसे आपने चार्ट की बात की, तो अभी इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट पड़े हैं जिसमें चार्ट को एक्सप्लेन करके बताया गया है, राशियाँ क्या होती हैं, ग्रह क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं। मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो चाहती है सिंपल शॉर्ट सॉल्यूशंस हो, प्रॉब्लम हो, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे ईजी कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं लोग। टेक्निकलिटीज़ में आप जैसे लोग जाएं तो उसको ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, हमको सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, हमको नहीं समझना है नक्षत्र क्या होता है। तो मैं चाहूँगा, और दूसरी बात, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ सर, ये जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, वहाँ से फिर सीधा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, कैसे? हाँ, मेरी जो जर्नी है ना एक्चुअल में वही है कि जो सबके साथ होता है, कोई ना कोई पीड़ा, राइट। कोई ना कोई जो दुख तकलीफ होती है जब इंसान को, जब उसका इलाज साइंस भी नहीं दे पाती। मेरे साथ हुआ है, साइंस भी नहीं दे पाई उसका जवाब, तो एक डॉक्टर के मुंह से क्या निकला कि भगवान पे भरोसा रखो। तब मैंने डॉक्टर से पूछा, एक कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो उसका मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा। तो मैंने पूछा, मैं कि डॉक्टर पे भरोसा रखूँ या मैं आपकी रिपोर्ट्स पे रखूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, बाकी देने वाला वो है। तब मेरे मन में आया, तब मैं एक हमारे कोई नॉन है, उनके भी आगे नॉन एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से मैं मिला। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे मेरी कुंडली वगैरह चेक करी, फिर मुझे बोला कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करो, जो मैं कहूँ वो चुपचाप करो, तो वो कर लो। मैं कि ठीक है। तो उन्होंने जैसा जैसा मुझे कहा मैंने वैसा वैसा किया, और बाय गॉड ग्रेस मुझे जो सुख जो मिलना था वो मिला, जो पिता सुख जिसको कहते हैं, वो मुझे मिला। फिर मेरी इच्छा हुई, मैंने उन एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा, मैंने कहा ये आपने कैसे देखी और आपने जो उपाय बताए मैंने किए। तो जो अब तक जो मेडिकली जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम तब भी थी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम तब भी आई, लेकिन एक ही है कि उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ब्रेक लगा। प्रॉब्लम तो आनी थी, तो वो ब्रेक लगा, तो वो बड़ा कंट्रोल्ड हो गया। जैसे ना गाड़ी हम बहुत तेज चला रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी स्पीड को कंट्रोल किया कर लिया जाए तो उसका स्टीयरिंग संभालना आसान हो जाता है। तो ऐसी वो हम कंट्रोल हो गई वो चीज़। तब मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी, मैं कि आप मुझे थोड़ा सा इसका रहस्य समझाओ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया। फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुआ कुछ टाइम बाद, उस घटना के बाद। तो वहाँ जयपुर में अगेन मैं कुछ ऐसा सीखने की अब इच्छा रखने लगा था। आपने एक वो सुना होगा ना, जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी लग जाती है उसे आप तक मिलवाने में। तो मैं बड़ी शिद्दत से उस रहस्य को जानने की इच्छा में था। तो मैं जैसे ही जयपुर शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर मेरी मुलाकात अपने आप ही 1-2 महीने के अंदर ऐसे ऐसे लोगों से होने लगी जो इस फील्ड में थे। फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने स्टडी स्टार्ट करी और मैंने इसमें कोर्सेज़ किए। आचार्य की मैंने उसके अंदर पूरा सर्टिफिकेट कोर्स किया, और अलग अलग उसके बाद पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक में तो और मैंने अलग अलग विद्वानों से अलग अलग चीज़ें सीखी, और जो डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और वास्तु में भी जो एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स समझे, उन सबको थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश की कि एक सिंपल एस्ट्रोलॉजर के पास अगर हम जाते हैं, वो वास्तु का नहीं, वो कुछ भी उसको कंसीडर करता, तो उनके जो उपाय, और जो अगर सिंपल एक वास्तु वाले के पास जाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता और जो दोनों जानता है, क्या उनमें रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस आते हैं? वो चेंजेस मैंने देखे, तब ये चीज़ हमने अपनाई, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों को जानें, आगे इस चीज़ को बढ़ाएं जो हमने हमारे गुरुदेव से सीखी है। जी, बहुत ही बेहतरीन सर। मैं आपसे बहुत सारे सवाल आज लेकर आया हूँ आपके से पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि हम सभी का एक पर्सपेक्टिव है इस पूरे विषय को देखने का। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बात करते हैं हम वास्तु की, इन तीनों को आप कैसे देखते हैं? आपकी परिभाषा क्या है इन तीनों के लिए, और ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है वो, अगर हम शास्त्रों की भाषा करूं तो अपनी कहेंगे कि आकाशीय पिंड जो हैं, जो जिसको प्लैनेट्स कह रहे हैं,
वो आपकी कुंडली में जो 12 हाउसेस होते हैं, 12 राशियां होती हैं, जब आप पैदा हुए उस समय वो कौन कौन सी राशि में थे, तो उस ठीक समय की है। जो फोटो क्लिक होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लग्न कुंडली। अच्छा। वो जीवन भर आपकी वही, वो जो फोटोकॉपी जो आपको मिल गई है फोटो, वो जीवन भर आपके साथ चिपक गई। एग्जैक्टली जिस टाइम बर्थ हुआ है यस, उस टाइम जो सिचुएशन है पूरे प्लैनेट्स की, बिल्कुल उस टाइम समय की जो सिचुएशन है, वो जो फोटो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लग्न D1 कुंडली। चार्ट, लग्न कुंडली, कुछ भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। वैसे हमेशा जो ग्रह हैं, जो राशियां हमेशा मूव करती रहती हैं, वो कभी नहीं रुकती। राइट। तो जब आप पैदा हुए थे तब क्या सिचुएशन थी, वो उसी के अकॉर्डिंग योग और ये सब दोष ये सब बनना चालू हुए। अब इतना कलिष्ठ भाषा में, जैसे आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि इतनी टेक्नोलॉजी में ना जाके टेक्निकलिटी में आप सिंपल भाषा में बताओ, तो मैं इसको बोलूँगा एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट आर्ट ऑफ डूइंग। वाह। आर्ट ऑफ डूइंग क्यों? क्योंकि बेसिकली 3 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक व्हाट है। टू डू, हम्म, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। right. अगर इन तीनों चीज़ों का जवाब हमें मिल जाता है तो हमारे लिए लाइफ आसान बन जाती है। दूसरा, अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के साथ ना जाके इसको थोड़ा सा वास्तु के साथ कनेक्ट करें। क्यों करें? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, दशा, महादशा, Right. और वास्तु हमें बताती है दिशा। जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि दशा और दिशा, मुहावरा भी यही यूज किया था, जी। इसकी दशा और दिशा बिगड़ गई। बिगड़ गए। तो दशा और दिशा दोनों को क्लब तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु क्लब कर दूं तो एस्ट्रो वास्तु ही तो करेगा। दशा के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट आपका चल रहा है वो किस दिशा को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर हम इन दोनों पर ही वर्क कर लें तो आपको नहीं लगता कि और अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। राइट। और दूसरा, आप इसको और अच्छे से समझें और ज़्यादा मतलब इसमें गहराई में ना भी जाएं, आप अपने आसपास देख लीजिए ना, सारे नंबर्स, सारे प्लेनेट आपके अंदर है, आपके आसपास है। पिता सूर्य है तो सन आपके पास ही तो है। सूर्य सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट के साथ चीटिंग मत करें। आप गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें, आपका सूर्य कहाँ खराब होगा। आप अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशंस रखें, आपका सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। अगर कुंडली में खराब भी है ना तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। माता है वो चंद्रमा है, आपकी बहन, आपकी बुआ या आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो बुध है, मरकरी है। आपकी पत्नी अगर है वो शुक्र है, अगर नहीं भी है तो जो भी लेडीज़ हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका छोटा भाई है तो वो मंगल है, बड़ा भाई है तो वो शनि है, ताऊ जी हैं वो शनि है, और आपके जितने भी चाहे शैक्षणिक गुरु हों चाहे आध्यात्मिक गुरु हों वो बृहस्पति हैं। तो सारे प्लेनेट आपके आसपास ही तो हैं। अगर आप इनके साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो कैसे कोई ग्रह आपके लिए बुरा करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको प्लीज कर दिया है। जो भी आपके आसपास अगर बहुत हाई पावरफुल इंफ्लेक्चुअल अगर कोई इंसान है, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलो, है ना, उनको प्लीज करो, तो क्या वो आपको हानि पहुंचाएगा? नेवर, कभी नहीं। आप चाहे बॉस का देख लीजिए, ऑफिस में अगर आपके साथ बॉस है, अगर जैसा बॉस कह रहा है आप वैसा काम करके उसको दे रहे हो और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, चाहे बॉस कितना भी खड़ूस हो सबकी नज़र में, क्या वो आपके लिए बुरा करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग चलते हो, आप उनका जो काम है, जो टाइमलाइन उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। वो गुस्सा करेगा क्यों? किस बात पे कर सकता है? हाँ, स्वभाव थोड़ा सा गर्म होगा, लाड नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा। राइट ना। तो यही चीज़ है कि अगर हम हमारा कर्म अच्छे से करते हैं तो ग्रह भी बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब के सब कर्म प्रधान है। कोई ये नहीं कहता कि भैया कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि वहाँ पे शनिदेव भी बैठे हैं जो कर्म फलदाता है। अच्छा, वो कर्म फलदाता है, शनिदेव भी बैठे हैं, तो वो उनकी ड्यूटी ही यही है कि आपके कर्मों को डिसाइड करना कि आपने क्या क्या किया, वो सब हिसाब किताब लिखा जाता है। तो कर्म प्रधान है ये स्थिति, दिस इज आर्ट ऑफ डूइंग। और जो वास्तु है वो है आर्ट ऑफ डिकोडिंग, क्योंकि हमने दशा के साथ जब दिशा को सुधारना है तो कौन सी दिशा में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें डिकोड तो करना पड़ेगा ना। तो आर्ट ऑफ डूइंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डिकोडिंग को जब हम मिक्स कर देते हैं तो लाइफ
थोड़ी सी ईजी हो जाती है। हाँ, कभी कभी दिशा के साथ दशा भी बदल जाती है, राइट? 100%। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों चीज़ें। 100%। आप देखिए ना, आपके आसपास ये 100% ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। कोई कहता है कि मैं इस घर से इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ, भाई शिफ्ट होते ही कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। राइट। इवन अगर आप अपने ऑफिस में भी देखें, कोई एक पर्सन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बैठ रहा था, बॉस ने दूसरा केबिन दे दिया या दूसरी जगह पे चला गया, तो वहाँ पर जैसे ही वो गया सब कुछ चेंज हो गया, या ऊपर या नीचे। मेरे पास एक खुद एक लाइव है यहाँ पे, यहीं आपके इधर एरिया के ही हैं पर्सन, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस है, लेकिन 4 महीने से मेरे साथ वो पिछले महीने ही कनेक्ट हुए। 4 महीने से वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ था ना, मैं उससे दुगना नीचे जा चुका हूँ। मैंने उनका घर विजिट किया, अगेन ग्रिड किया उसे, ग्रिड करके जब मैंने वो देखा, मैंने उनसे सिंपल सा पूछा, मैं क्या आप इतना अच्छा बिजनेस करते हैं तो 100% आपकी तिजोरी तो होनी चाहिए, वो आपने कहाँ रखी है? तो उन्होंने बताया कि हमने ना वो जैसे थोड़ा सा कई बार ज्ञान आ जाता है ना, अ लिटिल बिट, वो गूगल से या व्हाट्सएप से, तो उन्होंने बोला उस डायरेक्शन में। मैं क्या डायरेक्शन तो ठीक है, बुरा नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, आप मुझे वहाँ तक ले चलें। वो आप स्थान जानते क्या था? क्या? टॉयलेट। अब उन्होंने क्या किया, दिशा। अब दिशा चेंज, मैंने सिंपल सा एक ही शब्द उनसे पूछा, ये आपने कब शिफ्ट करी? क्या वो 4-5 महीने हुआ? मैं आपको प्रॉब्लम कब से? 4-5 महीने से। मैं आपको समझ में आ जाना चाहिए था, आपने अपनी तिजोरी को ही ऐसी जगह पे रख दिया, फ्लश आउट। तो आप अपना खुद का ही पैसा क्या कर रहे हैं? टोटली फ्लश कर रहे हैं। फिर उनका प्रॉपर तरीके से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, तो उनका मैसेज है कि मेरा आउटगोइंग पैसे की कंट्रोल हो गई। मैं क्या होनी थी वो तो आपने क्या किया, दिशा बिगाड़ ली ना। राइट। दशा कुछ कुछ ठीक थी, लेकिन आपने दिशा पूरे तरीके से बिगाड़ ली, तो उससे जो आपने बोला, दिशा बिगड़ने से दशा भी बिगड़ गई। इसलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपने बैलेंस की बात की, मैं थोड़ा सा इसको मेडिटेशन से भी कनेक्ट करना चाहूँगा। आपने बात बोली जब आपको एग्जैक्टली ये फील हुआ कि ये चीज़ें काम कर रही है और मुझे इनके बारे में जानना है, तो आपने बताया कि आपको भी उस फ्रीक्वेंसी के लोग मिलने लगे। मैं फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि जो काम हम लोग एक बार सोचने लग जाते हैं, तो हम यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। आसपास हमारी वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मेडिटेशन, फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन, इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, आजकल ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है, मैनिफेस्टेशन, है ना। वही जो मैंने भी पहले ही बोला, वो कायनात वाला वो जो डायलॉग है, वास्तव में बहुत अच्छा है और इसको प्रैक्टिकली देखा भी गया है। राइट। लेकिन अब आदमी को ये समझ नहीं आती कि मैंने शिद्दत से तो चाहा, कई बार लकीली दशाएं अच्छी हो ना, तो अपने आप ही वो कायनात तक बात पहुंच जाती है और वो काम भी होते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत टाइम से अच्छे शिद्दत से बहुत कुछ चाहते हैं, पर हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कायनात का कान कहाँ है, वो सुनती कहाँ से है? वर्ड्स। हाँ, वो कहाँ से सुनती है? भैया अगर मुझे आपको सुनाना है तो मैं ऐसे सुनाऊंगा ना आपको, जी। सुनाऊंगा ना। तो जो कायनात है, वो कायनात कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पे कायनात तक हमारी बात फटाफट पहुँच जाती? वो है जो जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन की जगह भी बोलते हैं कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए अपना चार्ट लगाओ, ये लगाओ। दैट इज़ वेस्ट डायरेक्शन। राइट। वेस्ट में भी एक पर्टिकुलर, हमारे घर में जो है ना, डायरेक्शंस के साथ साथ वास्तु, जो जो पुरुष हैं उनमें 45 देवताज होते हैं। उस वेस्ट डायरेक्शन में भी एक पर्टिकुलर वरुण देवता फील्ड है। अगर वहाँ पर मैनिफेस्टेशन का हो, अगर आपने वहाँ चार्ट पेपर लगा के सर्कल्स में ब्लू और ब्लैक पेन से कंटिन्यूस टेंस में, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है ना, तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुँचती है। देन यूनिवर्स उसको मिलाने में थोड़ा सा और इसको डिकोड करना चाहूँगा सर मैं। ये आपने जो डायरेक्शन बोली वो वरुण वाली, वो डायरेक्शन कौन सी है एग्जैक्टली? वेस्ट डायरेक्शन, W3 W4 ऐसा कुछ बोलते हैं उसको? वेस्ट डायरेक्शन में उसमें वरुण देवता एनर्जी फील्ड है। ऐसा क्या होता है? एनर्जी कौन कौन से एनर्जी फील्ड्स होते हैं उसमें? 45 देवता होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वास्तु के बारे में अगर आप कहें तो बता देता हूँ। वास्तु इज आर्ट ऑफ डिकोडिंग, है ना। तो वास्तु में अपने ज्योतिष शास्त्र में, शास्त्रों में अलग अलग जगह पे इसमें बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है। तो उसमें कई स्टोरीज हैं, तो उन स्टोरीज पे ना जाते हुए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि वास्तु पुरुष में 45 टोटल एनर्जीज हैं।
वास्तु पुरुष मतलब सब्जेक्ट आप एक बता यस रहे हैं? यस यस। ठीक है, हमारे घर में 3 तरीके की एनर्जी है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी? सन एनर्जीज, ठीक, जो हमें सन से मिलती है, ओके, ठीक है। दूसरी होती है कॉस्मिक एनर्जीज। कॉस्मिक ब्रह्मांड एनर्जीज पूरा, मतलब ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर से ऊपर ऊपर जो आपका घर है, यहाँ पे ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है ओके, ऊपर, वो सारी, वो हम जोन से पढ़ते हैं कि 16 जोन में हमने दिशाएं जो है वो बांट रखा है। अब ठीक है, क्या इसके नीचे कोई एनर्जी नहीं है? 100% है। दैट इज टेलरिक एनर्जी, ओके, या इसको हम बोलेंगे अर्थ एनर्जी। हम्म, वही जो अर्थ एनर्जी है, वहीं पर जो 45 देवताज हैं, इस 45 देवताज में कौन कौन है? 32 तो देव हैं, 12 असुर हैं, लेकिन फिर भी बोला यही जाता है 45 देवताज, 12 असुर हैं। ये सब के सब क्या हुआ था? वास्तु पुरुष के ऊपर स्थापित हुए थे, और बिल्कुल बीच में जिसे नाभि कहा जाता है, वहां पर हुए थे ब्रह्मा, जिसको आप पढ़ते हो ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान मतलब घर का सेंटर, हमारे शरीर का सेंटर भी तो नाभि है ना। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे 33 देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी और 12 असुर, टोटल 45 देवताज हैं। उनसे ही मिलकर उन्होंने ही वास्तु पुरुष को कंट्रोल किया था। ठीक तब है, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा, अगर वहाँ पर आपकी पूजा नहीं होती, ये शास्त्रों की स्टोरी है, मैं वो बता रहा हूँ, वहाँ पर अगर आपकी पूजा नहीं होती तो दानव जो दैत्य हैं जो 12, वह श्रापित करेंगे उसको, ठीक है, परेशान होगा इंसान। और जहाँ पर आपका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, अच्छे से पूजा होती है, वहाँ पे जो देवता हैं वो आशीर्वाद देंगे, राइट, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज जो बन गई, जिसे टेलरिक एनर्जीज बन कहते हैं, ठीक तो है, वेस्ट डायरेक्शन तो हमें क्या बताते? कॉस्मिक एनर्जी, ओके, ठीक। अब उस वेस्ट डायरेक्शन में भी पर्टिकुलर जो हमारी टेलरिक एनर्जी है वरुण देवता फील्ड पे, अगर हम वहाँ पर मैनिफेस्टेशन, या जो हमारा मैनिफेस्टेशन का जो चार्ट है, एक वाइट पेपर या येलो पेपर लेके, मैं सभी को बता देता हूँ, एक वाइट पेपर या येलो पेपर लीजिए, उस पर एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल में ब्लू या ब्लैक पेन से आप अपनी जो विश है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखिए। वो लिखने के बाद आप वहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में, आप वरुण देवता एनर्जी फील्ड आप थोड़ा सा अगर गूगल करेंगे, उसमें देखेंगे शक्ति चक्र, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ है। वहाँ पर अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत हाईली चांसेस हैं कि आपकी वो जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुँचेगी। लेकिन विश वही हो जो पूरी हो सकती हो, जितना आप में सामर्थ्य हो। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इसका जस्ट जो आगे वाला जो देवता फील्ड है ना, वो उस चीज़ को रोक देता है। क्यों रोक देता है? आपका तो मन किया, आपने तो बोला कि मेरे पास तो 10 बंगले आ जाए फटाफट, ठीक है, क्या आप में सामर्थ्य है? क्या आप में अभी इतना सामर्थ्य है कि 10 बंगले आप अभी ले सकते हो? नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब आपने क्या किया, आप गए जॉब के लिए, आप सिलेक्ट हो गए, लास्ट में HR राउंड होता है ना, तो उसमें आपसे पूछा जाता है एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। हाँ जी, तो अब अगर कंपनी सोच के बैठी है कि आप भी रिसर्च करके तो जाते ही हो कि भाई पहले वाला बंदा यहाँ पर 6 लाख रुपए पर एनम में काम कर रहा था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये मान लेते हैं भाई थोड़ा सा हाइक हो जाएगा, 7 to 8 तक हम कर लेंगे। ओके, आपने तो जाते ही बोला 50 लाख पर एनम। तो आप मुझे बताइए वहाँ के जो ऑनर या जो HR डिपार्टमेंट वो क्या कहेंगे? प्लीज़ गेट आउट, कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, आपने इंटरव्यू क्रैक्स किए, सारे राउंड्स क्लियर किए, लेकिन लास्ट में आकर ना आपने चीज़ ही ऐसी मांग ली जिसका आपका सामर्थ्य नहीं था, या फिर ये बोलो उस पोस्ट के लायक वो वाला पैकेज नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स हैं? यस, मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स हैं। आप देखें आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने बोला कि भाई अपन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, कुछ फॉलोवर्स भी तो अच्छे आने चाहिए, राइट, ठीक है। अब जितने भी आपके फॉलोवर हैं, अब आपने मैनिफेस्टेशन किया कि मेरा तो 1 महीने के अंदर 1 मिलियन या 1 बिलियन फॉलोवर्स हो जाए। क्या आप उस डायरेक्शन में वास्तव में उतना काम होने को हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्या आप उस डायरेक्शन में वास्तव में उतना काम कर रहे हो क्या कि 1 मिलियन या 1 बिलियन हो जाएं? क्या उस डायरेक्शन में हम उतना काम कर रहे हैं? अगर हम उतना काम कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। अगर हम उतना काम नहीं कर रहे और हम ऐसी डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस कर रहे हैं, गलत। राइट, फिर जो आपको मिलना है ना, उसके साथ भी प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए मैनिफेस्टेशन हमेशा उसी चीज़ की होती है जितना आप सामर्थ्य रखते हो।
जितना आप काम कर पाओ। किसी का बिजनेस 10 करोड़ का है, वो कहे मैं सीधा ही इस अगले साल में 1000 करोड़ कर लूँगा, बिल्कुल कर लो, पर उसके हिसाब से काम भी करो। क्या आप इतने ऑर्डर्स को झेल पाओगे? आपको इतने सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। आप अपने साथ एग्जाम्पल लो, क्या डेली का आप एक एक पॉडकास्ट कर पाओगे? क्या एक दिन में 4 पॉडकास्ट कर पाओगे? जितना आप में सामर्थ्य है उसी हिसाब से अगर आप वो चीज़ मांगते हो तो कायनात आपकी मदद करती है। डायरेक्शन मैंने बता दी, सामर्थ्य आपका। बेहतरीन। तो मुझे आज पहली बार पता लगा कि मैनिफेस्टेशन को ऐसे स्टेप्स में करना होता है। रियली मैनिफेस्टेशन की पावर, मैंने बहुत सारी अभी पॉडकास्ट मैंने पिछले किए, उनमें काफ़ी कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला। सर सबसे पहले इसके बाद मैं एक टॉपिक ज़रूर लेकर आना चाहूँगा बीच में। मेरे कुछ जानकार में भी हैं, आपसे भी मिले होंगे, और पृथ्वी पर जहाँ पर हम ऊपर से भारत में रहते हैं तो सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और आप चाहे इसमें मानिए चाहे ना मानिए, 2 गुट हमेशा से हैं। तो कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब में मानते हैं, कुछ हैं जो नहीं मानते, इसको अवैज्ञानिक बताते हैं। आपका क्या मत है इसको लेकर? आप उनके लिए क्या मैसेज है, स्पेशली मैं अगर बोलूँगा जो नहीं मानते? नहीं, सही बात है। देखिए, वास्तव में हर चीज़ के 2 गुट तो बनते ही बनते हैं। Right. जैसे मैंने बताया, मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, है ना। कुछ मैंने फील किया, मैंने इसको पढ़ा, और ये साक्ष्य तो मिल चुके हैं ना भाई। आज से कितने साल पहले आपको ये पता लग गया था कि भाई सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, मरकरी यहाँ है, सैटर्न यहाँ है? कितने साल पहले पता लग गया था? जब आपका टेलीस्कोप आया तभी तो आपको इतना मालूम पड़ने लगा, जिसको साइंस के अकॉर्डिंग मालूम पड़ने लगा। 200-300 साल पहले, इससे ज़्यादा तो था ही नहीं। उससे पहले तो उल्टा ही माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर नहीं, सन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले तो ये चलता था, लेकिन जब साइंस ने उसको प्रूफ किया तब ये माना। ये यूरोपियन का कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वेदों की बात नहीं कर रहा। वेद ने कभी नहीं कहा, वेदों ने नहीं कहा, लेकिन वेदों में जो हजारों साल पहले लिखे गए थे उसमें बता दिया गया था कि 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां हैं, उनकी ये शेप है। शेप तक बताई गई है, जो आज शेप यहाँ पे वो प्रूफ कर रहे हैं कि यस, कि इस नक्षत्र की जो ये शेप बताई गई है ना, बिल्कुल कॉन्स्टिलेशन जिसको बोलते हैं, उसकी यही शेप है। राइट, है ना। पोल स्टार का जिक्र किया है, पोल स्टार का, और अपने यहाँ तो पहले डायरेक्शन ही पोल स्टार से देखते थे। हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि वो, मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे, मतलब पोल स्टार भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। वो पोल स्टार के चेंज होता रहता है, पोल स्टार चेंज होते रहते हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इतनी। हाँ राइट, इतनी चीज़ें हैं जो आप मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जो दिखता है ना वही सच है। राइट, दिखता तो वायरस भी नहीं था। मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने वायरस देखा है। वो जो पिक्चर से दिखाई थी ग्रीन कलर और ऐसे ऐसे निकले हुए, वो तो वैसे ही दिखाया गया था। वायरस को तो शायद डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप से, कुछ एक डॉक्टर्स ने देखा होगा तो देखा होगा, आम आदमी ने तो नहीं देखा, लेकिन बिलीव तो सबने किया। वास्तव में था, मास्क तो सबने लगाया। यस, मास्क सबने लगाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने माना, चलो ठीक है, हो सकता है कई लोगों ने फोर्सफुली माना। एयर तो है, जब एयर है तो क्या वो आपको दिखती है? एयर नहीं दिखती। मुझे बताइए, माँ का जो बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो क्या कहीं कुछ फिजिकली ऐसा दिखता है क्या? वो अंदर से आता है। ठीक है, वो एक अंदर से आता है, भाव है। जब आप किसी चीज़ को भाव से जोड़ देते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, तब वो चीज़ समझ में सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। जैसे सिंपल से, जिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं है ना, उसके छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या कोई किसी से भी बात करता है, बात 2 ही तरीके से करता है आदमी, या तो बुद्धि से या फिर भाव से। मैं अगर आप अपनी मदर से बात करोगे या आपकी मदर आपसे बात करेगी तो बहुत भाव से करेगी, वो बुद्धि से बात नहीं करेगी। लेकिन आप अपने कलीग से, फ्रेंड से नहीं, फ्रेंड के साथ भी आप भाव से चाहते हो, आप कलीग से, या जैसे मेरे साथ भी, तो आप क्या करोगे? बुद्धि से बात करोगे ना। 2 ही तरीके से इंसान बात करता है। अब भाव में प्रेम का भाव भी आ जाता है, गुस्से का भाव भी आ जाता है। तो ये क्या है? बुद्धि और भाव, ये आपके इंटरनल है, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। राइट। अब आ जाओ साइंस पे। सन और अर्थ, सोलर सिस्टम, सन और अर्थ, इनके बीच में कितने प्लैनेट्स हैं? 3rd प्लैनेट है हमारा अर्थ। कौन कौन से प्लैनेट है? मरकरी, वीनस। वेरी गुड, मरकरी एंड वीनस। ज्योतिष शास्त्र में यही तो बताया, मरकरी बुद्धि का कारक, वीनस भाव का कारक, प्रेम का कारक।
जो कि क्या है, सन और अर्थ के बीच में, दैट इज इंटरनल प्लैनेट्स बोला जाता है। बाकी सारे प्लैनेट क्या है, एक्सटर्नल है। बाकी सारे प्लैनेट एक्सटर्नल एक्सटर्नल है, प्लैनेट, तो राइट। वही आपकी पूरी एक्सटर्नल चीज़ों को बताएगा। सर इसके बाद कुछ ना आम प्रॉब्लम्स हैं कुछ लोगों की, मैं वो ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत इसको इजी बना के चलना है। सबसे पहले जो मेरे दर्शक हैं उनमें बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ और आज के टाइम में मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है कि हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को कुछ याद नहीं हो रहा है, किसी को पढ़ने में समस्या आ रही है, क्योंकि मेजरली हम सक्सेस की जब बात करते हैं तो बात स्टूडेंट्स की ही सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद यूथ तक आएंगे। तो एक बार स्टूडेंट्स के लिए बताइए कुछ, घर में भी कहाँ पे किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो कैसे रहना चाहिए, दिनचर्या किधर से शुरू करनी चाहिए, पूरा एक बार एक्सप्लेन करिए। 100%। देखो, वास्तु में बहुत ही क्लियरली मेंशन है, जो हमारे जो 16 जोन्स हम बनाते हैं, उन 16 जोन में माँ सरस्वती का जोन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो माँ सरस्वती का जोन है, वो आपकी सेविंग्स का भी जोन है, दोनों का जोन है। मैं दोनों का साथ साथ ही बता देता हूँ। वहाँ पर अगर आप बच्चे की स्टडी टेबल रख देते हैं, बच्चा वहाँ पढ़ता है, तो यकीन मानिए पहले से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें देखेंगे। दूसरा, अगर वहाँ पे स्टडी टेबल नहीं रख पा रहे किसी भी वजह से, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई वहाँ पे जगह ही नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट बच्चे के जो स्कूल बैग है या जो बुक्स हैं जो वो पढ़ता है, वो उस डायरेक्शन में ज़रूर रखें, और उस डायरेक्शन में, उस जोन में आप सरस्वती माता की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। तो आप देखोगे वहाँ पर ये बैग रखने से भी डेली वहीं पर हो, और अगर वहाँ पढ़ सके तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो वो जो पहले की जो उसकी परफॉर्मेंस थी, सेम एफर्ट अगर अभी वो अब लगा रहा है, तो आप खुद ही देख लोगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है। अब जो आपने बोला कि कई बच्चे जैसे भूल जाते हैं बार बार जो पढ़ा लिखा, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि चेक करें उसी डायरेक्शन में सेंटर, अपने घर का सेंटर, घर के सेंटर से वेस्ट साउथ वेस्ट, मोबाइल में कंपास होता है आजकल, उससे चेक कीजिए क्या उस डायरेक्शन में टॉयलेट तो नहीं आ रहा। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको वहीं मिलेगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर, जिन घरों में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो बच्चा जो भी पढ़ेगा ना, बहुत चांसेस है कि वो भूलेगा ही भूलेगा, क्योंकि फ्लश आउट हो जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे असर हैं जो इस डायरेक्शन में टॉयलेट के होने के बाद होते हैं? यस, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। सेविंग्स खत्म होते हैं। बिल्कुल, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। अगर WSW में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट है, तो आपकी सेविंग्स इंटैक्ट रख पाना बहुत तो मुश्किल। एक काम करते हैं, जनरलाइज आप एक बताइए कि Sure. जैसे आम हिंदू घरों में या आम भारतीय घरों की अगर मैं बात करूं तो जनरली एक पूजा का स्थान होता है, अगर मैं एक रिलीजन को ना करूं कवर, एक पूजा का स्थान जहाँ पे Yes. चाहे गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं, या अगर हम मंदिर बना के बैठे हैं, एक जगह वॉशरूम है, बेडरूम है, या हम एक हॉल है, तो एक कहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आइडल चीज़ कहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए, तो सब सेट है, ऐसा क्या होता है, एंट्रेंस, एग्जिट? यस यस यस, एंट्रेंस एग्जिट। देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा समझे ना, कि अपने पूरे घर में, इवन हमारे शरीर में पंच तत्व है, सब जगह पंच तत्व ही मानते। आपका शरीर भी पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु उससे बना है, हमारे घर में भी यही सब चीज़ें हैं। वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वुड एलिमेंट है ना, स्पेस एलिमेंट है, यही सब एलिमेंट है। इवन मैं तो ये मानता हूँ भगवान शब्द इसी से ही बना है। मैं, उनका कोई नाम नहीं है, ये तो हमने उनको पुकारा ना, भगवान। भ भूमि पृथ्वी तत्व, ग गगन आकाश तत्व, व वायु तत्व, आ अग्नि, न नीर जल तत्व। तो इन सभी तत्वों को मिलाकर ही तो भगवान बना है, और यही सारी एनर्जीज आपके घर में भी है। तो अगर आपको सिर्फ इतना सा समझ में आ जाए कि ये जल तत्व की जगह है, ये अग्नि तत्व की जगह है, ये आपके पृथ्वी तत्व की जगह है, ये वायु तत्व की जगह है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप कर लेंगे। सिंपल सा है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या जो भी आपके जैसे फ्लैट सिस्टम है, तो जो भी आप वाटर स्टोरेज की जो चीज़ है, वाटर मतलब जल तत्व, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में आता है। अगर हम उसका ध्यान रख लेंगे कि भाई वाटर एलिमेंट उधर हो गया ना अपने आप बैलेंस।
किचन है, किचन में क्या होता है? फायर, वो फायर एलिमेंट है। तो फायर का जोन कौन सा है? साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपका जोन जो है वो फायर का जोन है। अगर किचन इधर होगी तो आपको बेनिफिट है ना, आप अग्नि के स्थान पर ही अग्नि लेकर आए हो तो बैलेंस होगी, आपकी जो टेलरिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी सब बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जैसे साउथ वेस्ट है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो घर में और कुछ बैलेंस होना हो, ये 3 चीज़ें ज़रूर कर लो, एंट्रेंस, किचन, टॉयलेट। और साथ में से 2 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अगर ये बैलेंस है ना तो इसका मतलब आपने 66% आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लिया। अब रह जाएगी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिलेटेड जगह है। अब जो 2 डायरेक्शन जो मैंने बताई, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ लग गया ना तो इसका मतलब जल तत्व है। अब आपने शायद सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, बेस्ट प्लेस बोला जाता है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर जो देवता फील्ड विराजमान है ना, विजडम वहीं से आता है। तो पहले एंशियंट टाइम में विजडम आध्यात्मिक की तो लेता था इंसान, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक तो था नहीं, अध्यात्म की उसको भूख थी और सही थी, वो विजडम चाहता था वो, और उसको मिलती थी, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा जाता था। आज भी बहुत अच्छा है इसे नॉर्थ ईस्ट प्लेस को हमेशा साफ रखने को बोला जाता है, मंदिर। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक, हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बना लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इतना सा ही तो समझना है, नॉर्थ ईस्ट मतलब जल तत्व, जल तत्व, जल का कलर क्या है? ब्लूइश कलर है। और हम मंदिर में क्या कर देते हैं? पूरा पूरा लाल। आप एटलीस्ट वहाँ पे जो नीचे जो कपड़ा बिछाते हो उसे लाल ना रखो, उसमें आप क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर वो रखो ना, या थोड़ा सा येलोइश, हल्का येलोइश चल जाएगा। आप रेड करके आपने क्या किया? रेड मीन्स फायर। और जो एनी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, वो है जल। तो आप क्या कर रहे हो? जल के ऊपर अग्नि या अग्नि के ऊपर जल, जैसा मर्जी समझो। और मैंने इसके एट्रीब्यूट क्या समझाए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारी विजडम की डायरेक्शन, हमें वहाँ से ज्ञान, विजडम आता है। तो अब आपने वहाँ पर अगर अग्नि तत्व तो बहुत ज़्यादा ले आए तो क्या होगा? विजडम आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आएगा। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिनके घर में ऐसा है ना, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सर आपने नॉर्थ ईस्ट बताया कि विजडम की डायरेक्शन है, Yes, लेकिन wisdom आपने का बोला कि सरस्वती जी के लिए अगर आपने बताया तो वो आपने बताया वेस्ट, southwest। साउथ वेस्ट में बताया। ऐसे क्यों, मतलब ये अलग कैसे? विजडम वहाँ से आती है, जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जो फ्लो हो रही है ना एनर्जी, विजडम वहाँ से आती है। वो जोन तो वो वाला है जहाँ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। वहाँ पे जो देवता फील्ड है ना, मैं आपको बताया ना 45 देवताज होते हैं, वो देवता फील्ड जिनसे गॉडेस से या किसी गॉड से जो रिलेटेड है, वो माँ सरस्वती से है। अब मैंने तो वो जोन आपको सेविंग का भी बताया, क्योंकि आपका पूरा वेस्ट, साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट जोन है, वो आपका सारा का सारा पैसा साउथ ही है। वेस्ट से वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट से वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से वेस्ट तक की वो डायरेक्शन। पूरा का पूरा आपका पूरा जो ना धन से रिलेटेड ही है। लेकिन कौन सा धन? जो लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। सॉलिड मतलब जैसे आपकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का है पेपर ना, यस, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, ये सब। इसीलिए तिजोरी रखने की बेस्ट प्लेस कौन सी है? वेस्ट डायरेक्शन है। तिजोरी रखने की बेस्ट प्लेस ही वही है, वहां पर रखनी चाहिए कि भैया जो आपकी तिजोरी, तिजोरी मतलब लोहा, मतलब सेटर्न, तो सेटर्न को आप वहां प्लेस कर रहे हो, वेस्ट डायरेक्शन, सेटर्न की डायरेक्शन वेस्ट है। हर प्लेनेट की भी डायरेक्शन है, यस, हर प्लेनेट की डायरेक्शन है। तो सेटर्न की डायरेक्शन वेस्ट है, और वही सबसे बेस्ट है आपकी सेविंग के लिए भी। लिक्विड कैश की बात नहीं कर रहा, सेविंग। तो जो सेविंग है वो वहाँ पर अगर आप करते हो, बेस्ट है, इससे अच्छी कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। लिक्विड कैश में जाना है तो साउथ ईस्ट में जाना पड़ेगा। लिक्विड कैश का मतलब क्या होता है? जो आपका डेली टू डेली जो कैश फ्लो को चलाता है। प्रॉपर्टी के पेपर आप डेली डेली थोड़ा ना निकालते हो, गोल्ड आप डेली डेली थोड़ा ना निकालते हो, तो तिजोरी में रखा जाता है ना, तो वो एक सेविंग है। लिक्विड कैश जिससे आपका डेली रूटीन चलता है, दैट इज साउथ ईस्ट। और जो मैं एक डायरेक्शन आपको मैं बिल्कुल अपने ऑडियंस को जरूर बताना चाहूँगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की बात हुई थी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है? वो थोड़ा सा स्थान भारी होना चाहिए। जो स्टोरेज बनाते हैं ना हम, स्टोरेज अगर घर में बनाना है, भारी भारी अलमारियाँ, वो वहाँ बनानी चाहिए।
अगर वहाँ पर गड्ढा हुआ ना, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लीजिएगा, आपने शायद देखा भी होगा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन बनते बनते एकदम से बंद हो गई, वो वहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, और कई सालों तक ऐसी मान, आप लोग खूब सारी ऐसी बिल्डिंग देख लोगे वहाँ पे। आप मैक्सिमम, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप जो रीज़न चेक करोगे ना, आप देखोगे वहाँ के साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा, हो सकता है वहाँ लिफ्ट के लिए गड्ढा किया हो, और उसका जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऊंचा होगा। एक मिनट सर, मतलब अगर हमको बिल्डिंग बनाने के लिए भी गड्ढा करना है, सपोज बेसमेंट बनाना है, तो वो भी नहीं करना चाहिए उसमें? नो, ओके। अगर शुरुआत वहाँ से नहीं होगी, अब मान लो किसी को बेसमेंट बनाना है तो बट ऑब्वियस है साउथ वेस्ट तो जाएगा ही ना, जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर, अब गड्ढे को ऐसे मत समझो, ये अपना पूरा फ्लोर है, अगर आपने पूरा फ्लोर की पूरा का पूरा बेसमेंट ही बनाया तो वो तो समतल ही कर दिया ना, पूरा गया, फिर वो राइट, गड्ढा नहीं राइट। हुआ, फिर वो गड्ढा नहीं। गड्ढा क्या होता है, ये एरिया आपने ये वाला हिस्सा सिर्फ यूं किया, बाकी सब ऐसे, तो यहाँ पे गड्ढा दिखेगा ना। तो साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा होता है बाकी जोन्स के मुकाबले, अगर वो नीचे होता है, कम भारी है, प्रॉब्लम करेगा। और आपको मैं बताया था कुंडली से रिलेट करते हुए, अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है ना, पितरों की दिशा है वो, तो ऐसे लोगों के घर में जो बच्चे होते हैं उनकी कुंडलियों में चेक कर लीजिएगा, पितृदोष मिलेगा, पितृदोष मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने साउथ वेस्ट को पूरा डिस्टर्ब कर रखा है। साउथ वेस्ट ही हमारे पितरों का स्थान है, तो अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ पे ऐसे माउंटेन की फोटो लगानी चाहिए जिसमें ग्रीनरी बिल्कुल ना हो। अच्छा, एक तो माउंटेन होता है ना जिसमें पूरी ग्रीनरी दिखती है, हाँ, नो एंटी, वहाँ पे पूरा ब्राउन माउंटेन बैरन माउंटेन, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना, ऐसे ड्यूल माउंटेन्स की फोटो आती है बहुत सुंदर सुंदर, आप वो लगाइए, आप देखिए वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है। साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। जिन घरों में रिलेशनशिप का इशू है ना, चाहे भाई भाई में नहीं बन रही, चाहे हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, रिलेशनशिप का अगर कोई इशू है या स्टेबिलिटी का इशू है, आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है सर। कुछ सर एक दो और एग्जांपल्स बताइए, जैसे रिलेशनशिप आप लेकर आए, मैं आने ही वाला था रिलेशनशिप के ऊपर। तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ की अगर बात करें, या घर में आपस में रिलेशन की बात करें, मदर फादर हैं, या बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशन बात करें, या आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, पूरे प्रकार से, और या फिर परिवार और जो दूसरे परिवार के दूसरे लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, उन सबसे रिलेशन, मतलब इस मामले में हम घर में क्या क्या कर सकते हैं जिससे सारी चीज़ें बढ़िया रहें? तो मैं थोड़े से जैसे जेनरिक चीज़ें बता देता हूँ। जी। जैसे मैंने जो अभी 2 डायरेक्शंस आपको बताई, नॉर्थ ईस्ट, हम्म, विजडम आएगा। ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट मेरा बिल्कुल क्लीन है, जिसको रूल करते हैं जुपिटर, है ना, अगर हम हमारे गुरुओं का सम्मान करते हैं, प्लस नॉर्थ ईस्ट मेरा बिल्कुल साफ है, वहाँ किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक और बता देता हूँ, अगर वहाँ गंदगी हुई, गंदगी कौन है, राहु, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैंने किसकी बोली, जुपिटर, और जुपिटर और राहु का संबंध कुंडली में अगर आ जाओ तो चांडाल योग, गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग, नाम से समझ में आता है ना, गुरु चांडाल योग, तो खतरनाक ही होगा कुछ। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को गंदा किया, मतलब आपने विजडम जो आ रही थी ना, अब वो विजडम थोड़ी सी मैली ले ली। राइट, ठीक है, अब विजन जब तो आएगी, मतलब गुरु बैठे हैं वहां, तो वो तो आनी है। वो तो वहां से एनर्जी का फ्लो तो होगा ही होगा, 100% होगा। आपने फिल्टर ही गलत लगा दिया। यस, फिल्टर गलत लगा दिया आपने। दूसरा डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ओके, वहाँ पितरों का आशीर्वाद है। अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है, रिलेशनशिप इशू रोक ही नहीं सकता कोई। अच्छा, ये वहां से नॉर्थ ईस्ट से आपने गलत एनर्जी ली, साउथ वेस्ट आपने खराब कर दिया, आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है, रिलेशनशिप कहाँ रहेगा, मुझे बताओ। और अगर कुछ बिगड़ने वाली जो स्थिति है, अगर आपका ब्रह्म स्थान वो बैलेंस नहीं, सेंटर, अगर उस पर कुछ दोष है तो और प्रॉब्लम। डॉक्टर मेडिकल साइंस ने हर जगह की बीमारी का ऑपरेशन इलाज कर रखा है ना कहीं कुछ ना कुछ है। क्या आपने नेवल का कभी देखा ऑपरेशन, सुना है? नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ब्रह्म स्थान, ओके, इसको छेड़ना मतलब हाई रिस्क, हाई रिस्क। ऐसे ही घर में ब्रह्म स्थान से कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, इसलिए पहले वाले घरों में आप देखोगे बीच का एरिया हमेशा खाली छोड़ा जाता है। क्यों खाली छोड़ा जाता है? इसीलिए क्योंकि एक्चुअल में सभी देवताओं को, जो ब्रह्मा जी के अलावा जो 44 हो गए, राइट, उन सभी को एनर्जी यहीं से मिलती है। तो मुझे बताइए, बच्चा माँ के घर में होता है 9 माह,
उसको फूड कहाँ से मिलता है? नाभि से एम्बिलिकल कॉर्ड से तो मिलता है। कहाँ से जुड़ा होता है? नाभि से। नाभि से तो जुड़ा होता है। तो वहीं से ही एनर्जी का फ्लो होता है सर। अस्तित्व ही वहीं से है। अस्तित्व ही वहीं से है। इसलिए कभी भी इस प्लेस को छेड़ा नहीं जाता ज़्यादा। सर आप रिलेशनशिप कवर किया, हमने स्टूडेंट कवर किया, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे घरों में देखा जाता है वो है हेल्थ इश्यूज। इनका डायरेक्शन, कलर, इन सब से क्या रिलेशन है? बिल्कुल। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, देखो उसके कारण कई सारे हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज को अगर मैं सिंपली कनेक्ट करूं, इम्यूनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो बाहर कुछ भी वायरस हैं तो मेरे बचने के चांसेस अच्छे हैं। Right. और अगर गलती से हो भी गया, जैसे वायरल हो जाता है, मैं जल्दी रिकवर करूंगा क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी का जोन कौन सा है? इम्यूनिटी का जोन है जो नॉर्थ ईस्ट बताया था ना अभी डायरेक्शन, उसके थोड़ा सा साइड में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यस, भगवान धन्वंतरी जी का स्थान थोड़ा है सा वो। और नॉर्थ के पास में। यस, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाता है। ठीक है। तो भगवान धन्वंतरी जी का स्थान है वो। तो वो इम्यूनिटी का स्थान बोला जाता है। तो अगर आप वहाँ पे, जैसे पौधे रखने का सबको शौक होता है, तो आप पौधे वहाँ रखिए ना। तुलसी का पौधा रखिए, ओके। या आंवले का, मतलब जो भी जिसमें मेडिसिन के गुण हो, ऐसे वाले पौधे आप वहाँ रखो। और आप अपने घर की जो दवाइयाँ हैं, जो दवाई का एक बॉक्स बना होता है ना, आप उसको वहाँ रखिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। और फिर वो दवाई जो कोई लेगा, Okay. उसका इम्पैक्ट जल्दी आएगा। और जो ज़्यादा बीमार है उसे आप वहाँ सुलाइए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में उस जगह पे उसे वहाँ पे सुलाइए। जब सुलाओगे तो वो क्या है, बैलेंस होना चाहिए जोन। ऐसे नहीं हो कि पूरा इम्बैलेंस कर रखा है आपने, तो फिर कहाँ से होगा। वो जल तत्व की जगह अगेन ब्लू है, वहाँ रेड कलर नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, रेड कलर नहीं होना चाहिए। जो कॉमन कलर ना, वो ऑफ वाइट, क्रीम, ये कॉमन कलर होता है। वो किसी भी जोन में आ सकते हैं, उसमें किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं होती। तो उस तो वहाँ पर सुलाओ उसको। वहाँ पे कोई ब्लू कलर का सामान भी नहीं रखना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ है क्या? ब्लू कलर का तो रखना सॉरी, चाहिए। रेड कलर का मतलब। देखो, अब रेड कलर का सामान में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई बड़ी चीज अगर है तो नहीं रख सकते। ऐसे कोई रेड कलर का, सपोज करो किसी ने कोई शार्पनर, इरेजर रख दिया तो हम वहम में आ जाएं और ये रख दिया इसलिए हो गया। नो, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे हम क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे दीवार का कलर ही करते हैं। अब दीवार तो बहुत बड़ी है और कलर रोज रोज थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो वाला इम्पैक्ट तो हमेशा रहेगा। तो देखो ना, दीवार ने पूरा एरिया कवर किया, कितना बड़ा एरिया हो गया। ठीक है। कर्टेन्स अगर मान लो उस डायरेक्शन में हमने वो लगाए, कर्टेन्स भी रोज रोज कोई नहीं चेंज करता, कर्टेन्स भी वहीं रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। और कर्टेन्स की लंबाई भी देखिए 7 फीट, 9 फीट, 11 फीट। इसका मतलब कितना एरिया कवर कर लिया उसने। राइट। छोटी सी चीज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेजर चीज़ों को देखा जाता है। मेजर चीज़ें अगर होंगी बैलेंस, बहुत कुछ। दूसरा, अपनी और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी मेडिसिन का डब्बा रखो। ठीक है। जो ज़्यादा बीमार है वहाँ पर उसको सुलाओ। राइट। अब इम्यूनिटी ही स्ट्रांग रहे, ये तो हुआ जो बीमार हो गया। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, उसके जस्ट अपोजिट, जहाँ मैंने आपको फायर जोन बताया था, जब किचन होनी चाहिए, तो किचन में देसी घी तो यूज़ करते हैं ना। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट वो किचन का ही एरिया आएगा। अगर आपने वहाँ किचन बनाई है तो वहाँ वो हनुमान जी की जगह है, मंगल देवता की जगह है, वहाँ पे आप देसी घी रखो। अच्छा। आप देसी घी रखो, देखो कैसे ताकत आती है, सब इम्यूनिटी बढ़ती है। यस, जब हम जिम का वास्तु करते हैं ना, तो जिम में क्या काम है बेसिकली, बॉडी बिल्डिंग का। तो बॉडी बिल्डिंग का काम है सीधा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करो, जिम में बढ़िया चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ओके। हर एक चीज का वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब ये है कि जो प्लेस है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अगर वो पर्पस फुलफिल हो रहा है तो वास्तु बैलेंस। अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब वास्तु डिस्टर्ब। तो जिम में क्या काम है? जिम में लोग बॉडी बनाएंगे, अच्छे से बॉडी बनेगी तो पैसा आएगा ना। राइट। अब मान लो बॉडी बनेगी नहीं, लोग हेल्दी रहेंगे नहीं, क्यों आएगा कोई? तो वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साउथ ऑफ साउथ। तो सर हॉस्पिटल्स में भी ध्यान रखना चाहिए कि ये धन्वंतरी वाले डायरेक्शन में हॉस्पिटल्स 100%। इवन जैसे आजकल बड़ा वो ट्रेंड है रिजॉर्ट्स में जाने का, उसमें फन एरिया होता है। अब फन की जगह कौन सी होती है? घर में भी होती है। अच्छा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, उसके इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयाँ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपने उधर मेडिसिन के लिए, उसके जस्ट इधर वो रिक्रिएशन की जगह है, फन की जगह है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो ना, कि आपको दिखता हो कि जब भी कहीं किसी फंक्शन में जाने की होती है ना बात, बेमतलब का झगड़ा हो जाता है नहीं कोई ऐसा कोई झगड़ा है नहीं,
पता नहीं क्यों ऐसे अनबन सी हो ही जाती है, वहाँ जाते जाते मूड सा थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है। आप चेक करो आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप अपनी जो ना खुशियों वाली जो फोटोज़ है वहाँ लगाओ, जो आपके बहुत अच्छे पल हैं जिसको कहते हैं, आप वहाँ लगाइए, आप उसका इम्पैक्ट देखो, आप बहुत अच्छा आएगा। मैं जो भी बात कर रहा था, जैसे जितने भी आजकल ये रिजॉर्ट वगैरह वहाँ प्ले एरिया बनते हैं, ये सब बनते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, वो मैक्सिमम जो अच्छा चल रहा है वो मैक्सिमम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही प्ले एरिया होगा। अगर वो कहीं और होगा ना, अगर नेगेटिव जोन में होगा, तो चाहे अच्छे अच्छे उसने महंगी महंगी चीज़ें लगा रखी हैं, बच्चे वहाँ जाके खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इंजॉयमेंट की जगह तो कहीं और थी, लगा कहीं और रखा है। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसी जगह का कोई काम करता है, जैसे कोई खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो उसका जो मेन जो काम है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्यों? वो क्या कर रहा है? बच्चों के खिलौने, फन, रिक्रिएशन, है ना। रिजॉर्ट में जहाँ पे प्ले एरिया, उसका कोई अगर बिजनेस कर रहा है, फन, रिक्रिएशन, अगर वो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे नहीं होगा फन और रिक्रिएशन। और जहाँ फन नहीं होगा तो आप दूसरे बार जाओगे नहीं वहाँ। तो जो कहते हैं ना कस्टमर रिपीट नहीं होता, तो वो देखना होता है कि किस पर्पस के लिए वो स्थान है, राइट। उस पर्पस की डायरेक्शन को बैलेंस कर लो ना। डायरेक्शन अगर बैलेंस हो गई, क्यों नहीं होगा, वो एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। तो सर घरों में हमने देखा कि बहुत सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं हर डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अगर हम वहाँ पे कुछ उलट करते हैं तो वो हम फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जनरली डायरेक्शन देख सकते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड है जिसके थ्रू हम ये एनर्जीज को पकड़ सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ऑरा डेवलप हो रहा है, यहाँ नेगेटिव ऑरा है, यहाँ की एनर्जी अच्छी है? जैसे आप वास्तु में इतने पकड़ बनाए हुए हैं, तो आप लैंड इंस्पेक्शंस के लिए भी जाते होंगे, तो वहाँ पे कैसे चेक करते हैं? कोई कुछ है क्या मेथड वहाँ टेस्ट करने का ऐसा? 100%। देखो, अगर हमारे पास घर का मैप होता है ना, तो उसको हम परफेक्टली ग्रिड करके सारे जोन्स वगैरह, सारे देवता फील्ड्स उसमें लोकेट हो जाते हैं। राइट। अब बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे मैप है ही नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरा, कई बार सिंपल एक प्लॉट होता है। अब प्लॉट है तो उसकी एनर्जीज को चेक करना है कि वहाँ पर 3 तरीके की एनर्जी है ना, राजसिक एनर्जी होती है, सात्विक होती है, तामसिक होती है, हर किसी का अलग अलग पर्पज है। तो हम एंशियंट टाइम में भी यूज होता था, एंशियंट टाइम में भी कुछ टूल्स को यूज किया जाता था, बस आज उसका थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, उसको ऑरा स्कैनर कर दिया गया। अच्छा, ऑरा स्कैनर यस, आपके पास है? 100% बिल्कुल है। क्योंकि इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने साथ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो ऑरा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर ऑरा स्कैनर में कुछ नहीं है, कॉपर की रोड्स हैं। वो कॉपर की रोड्स आपके शरीर में, या फिर उसमें कमांड देनी होती है। कमांड कैसे देनी होगी, मैं उसे हाथ में पकड़ूंगा, वो अपने ऑरा से उसको फील करूंगा कि कनेक्ट किया, फिर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा। अब जैसे आपने अपना फ़ोन लिया, आपके पास फ़ोन आया, कनेक्ट हो गया, आपने बात करी, क्या वो बात जाती हुई कहीं दिखी? जब वो कनेक्ट हुआ तो कोई आपको वेव्स दिख रही है यहाँ पे? नहीं, दिख तो नहीं रही। पानी में आपने पत्थर डाला तो आपको दिखता है कुछ वेव्स बनती हुई? जी, दिखती है ना। ऐसे ही ये ऑरा स्कैनर क्या होता है, हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे क्वेश्चन जाता है। किसके प्रति हमारा क्वेश्चन, जिसको टेलीपैथी भी कहते थे, आज के टाइम में रेकी भी होती है, ठीक है ना, उससे वो क्वेश्चन करता है। तो अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ वो देते हैं। तो ये अपना मूव करके वो बताते हैं। तो क्या करके दिखा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए? वाई नॉट, मैं उसके लिए वो अभी कनेक्ट करता हूँ। तो ये है ऑरा स्कैनर। इसके अंदर यहाँ पे इसमें से कॉपर रोड्स है, ठीक है, और ये इसको हैंडल है इसका पकड़ने का। इसके लेकिन पकड़ने की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, जिसमें जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री से थोड़ा सा कम, 85 डिग्रीज के अराउंड रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब रिजल्ट्स आपके रॉन्ग आएंगे, ठीक है। और जैसे फुली ऐसे 180 डिग्री पे जब ये ओपन हो जाता है इसका मतलब 100%, और अगर 90% है इसका मतलब 50%। जैसे हम जाते हैं कहीं पर तो लैंड की एनर्जीज़ को हम इनके हेल्प से चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कोई जोन बढ़ा है या घटा हुआ है, कम है या ज़्यादा है, तो हमें वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट करना है वो हम मैथमेटिकली तो कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन इनसे और
वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज अ डाउजिंग टेक्निक। अच्छा, इस टेक्निक का नाम है डाउजिंग टेक्निक। ये डाउजिंग टेक्निक ही तो है, जो लोग बाग पेंडुलम से भी करते हैं। अलग अलग टेक्निक्स है, पेंडुलम से करते हैं, इनसे करते हैं। जैसे मैं पेंडुलम से भी करता हूँ और ऑरा स्कैनर से भी करता हूँ, तो इससे सटीक रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आपको अच्छे से चलाना आता है, और दूसरा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तभी आते हैं। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि इससे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, कैसे पता लगेगा? 100% पता लगेगा। बहुतों का मैंने टेस्ट करके उनकी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को चेक किया है, और पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस किया, और वो उन्होंने उसको फील किया है कि यस, पॉजिटिव एनर्जी अब मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि अच्छी है। मैं चाहता हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट मेरे पे करो और मेरी पॉजिटिव एनर्जी बताओ कितनी। यस, श्योर श्योर। तो हमने वैसे इनका नाम जो है रखा है दाऊ जी। अच्छा, दाऊ जी। बड़े भाई। तो ये मुझे गाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, अपने ईश्वर को याद करता हूँ, और उसके बाद इनसे सवाल करता हूँ। आपका पूरा नाम? आशुतोष झा। गोत्र? वत्स गोत्र। वत्स गोत्र। वत्स। हाँ। अपने आप मूव हो रहे हैं। यस, मेरे हाथ बिल्कुल स्टेबल। वेरी गुड पोस्चर है ना। अब साथ साथ हम देखेंगे इसमें नेगेटिव एनर्जी का भी। ओके, वो सैंपल भी। यस यस यस, सभी सैंपल्स हैं अपने पास। थोड़ा सा और मेडिटेशन और अच्छे से करें तो सैंपल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं विदाउट सैंपल्स भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन सैंपल से क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, नेगेटिव। तभी आपके ऑरा में कितने परसेंट नेगेटिव एनर्जी है वो चेक करेंगे। जैसे अभी आपकी पॉजिटिव एनर्जी अबव 80% आई, तो इट डजंट मीन कि आपकी नेगेटिव एनर्जी 20% है। ओके। दोनों का ग्राफ बिल्कुल अलग अलग है। ओह, सी दिस 20% से तो ज़्यादा ही आ रहा है। यस। ये एंगल अराउंड 90 डिग्री के आसपास जा रहा है। इट मीन्स यू हैव नियरली 50% नेगेटिव एनर्जी, बट आपकी पॉजिटिव एनर्जी अच्छी है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है, आपके जैसे वॉच भी पहनी हुई है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करता ही है। जब हम एग्जैक्टली इसको चेक करते हैं तो ना मोबाइल, ना पर्स, ना कुछ, ये सब चीज़ें साइड में, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, मतलब ऑरा को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आपको मालूम है मोबाइल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आपके ऑरा को करता है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो ऑरा को। जितना ज़्यादा हम अपने पास रखते हैं, अब तो ऐसी नेसेसिटी बन गई कि वो तो हमेशा ही पास होना चाहिए, 2 मिनट भी दूर हो गया तो मुश्किल है। तो उसे भी थोड़ा सा साइड में, तब जा कर के एक एग्जैक्टली हमें रिजल्ट इसका मिलता है। तो इस तरीके से हम किसी भी लैंड की एनर्जी या घर के वास्तु में भी हम वो दोष का पता लगा सकते हैं। जैसे आपने मेरे से पूछने के लिए मेरा नाम आपने पूछा, गोत्र पूछा, तो लैंड के केस में आप क्या करते हैं? हम वहाँ पर जैसे अब सपोज कीजिए इस ऑफिस का ही करना है, राइट। एक तो इस ऑफिस का करना है, और हो सकता है इस ऑफिस में ये बॉस का ही कैबिन है। अच्छा। तो मेरे को अगर यहाँ पे सेंटर या कोई चीज़ निकालनी है तो मुझे बताना पड़ेगा ना, कमांड तो सही से देनी पड़ेगी ना कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये जो ऑफिस है, सिर्फ इसके ही सेंटर या इसके बारे में जो भी मैंने सैंपल लगाया है, और एक मुझे पूरे ऑफिस के बारे में करना है, तो मुझे पूरे ऑफिस का मुझे बताना पड़ेगा। राइट। मुझे पूरा बताना पड़ेगा। मैं गोत्र इसलिए ले लेता हूँ, किसी को नहीं भी पता होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ले लेता हूँ कि एग्जैक्टली आप तक ही जाए, और कहीं पे भी स्कैन नहीं करना। एक पर्टिकुलर हमने क्या दे दिया, पिन कोड भी दे दिया ना, चिट्ठी भेजनी है, प्रिसाइज। यस प्रिसाइज, कि और कहीं नहीं, मेरे सामने है, और प्लस
पूरा गोत्र सब दे दिया, गोत्र ना भी हो तो चलता है। जैसे हमने देखा कि 80% ऑलमोस्ट पॉजिटिव एनर्जी आई और 50% नेगेटिव एनर्जी, Yes. तो मैं नेगेटिव कैसे कम कर सकता हूँ, पॉजिटिव कैसे बढ़ा सकता हूँ इंस्टेंटली बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल चाहूँ? इंस्टेंटली अगर आपको करना है ना, तो आप सबसे पहले तो समुद्री नमक का यूज़ करो नहाने में। ठीक है। सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट नहीं। जो पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट जो होता है, आयोडाइज सॉल्ट, वो आपकी फिजिकल बॉडी को क्लीन करते हैं। ओके। पिंक सॉल्ट स्पेशली इसे कहते हैं ना भाई, सेंधा नमक खाना चाहिए। लेकिन जो आपकी एनर्जी बॉडी है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसे क्लींस करना है तो आपको सी सॉल्ट ही लेना पड़ेगा। ओके। समुद्री नमक वो खाने के काम तो नहीं जो आता कोस्टल एरिया में रहते हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है? अगर वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जित है ना। राइट। ज़्यादा अगर उससे आप सी सॉल्ट से नहाओगे तो आप ही के स्किन प्रॉब्लम्स भी होंगी। इसलिए क्या कहा जाता है, पूरी बाल्टी में थोड़ा सा, मुट्ठी भर या उससे थोड़ा सा कम लो, नमक इतना। और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इसकी? कब इसकी कितने? फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, अभी जैसे शुरुआत में आप कुछ दिन लगातार करो एक्सेप्ट थर्सडे, ओके। फिर उसके बाद ओनली अल्टरनेट कर दो, ट्यूसडे सैटरडे, ट्यूसडे ओके। सैटरडे, फिर उसके बाद फिर कर दो ओनली सैटरडे। ओके। फिर जब लगे कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी डाउन सी है, नहाइए आप उससे। अब देखिए क्या गजब का आपको मिलने लगेगा। आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि थोड़ी जो नेगेटिविटी थी वो भी वॉश आउट हो रही है। क्योंकि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, आप इसको कांस्टेंट है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज Change कर कर सकते सकते हो। यही तो भगवान ने हमें एक विल दी है कि आप उसको चेंज करना जानते हो, चेंज कर लो। आप चेंज कर लो, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लो। आप कहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा आप कर Right. लो थोड़ा सा मेडिटेशन। अब देखिए, अब मेडिटेशन की जगह आपको मैंने बताई दी, चाहे तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कर लो, चाहे आप वेस्ट की साइड में कर लो, वरुण देवता फील्ड पे, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बातचीत होगी सर के साथ, लेकिन फिर भी मुझे सर अभी हम लोगों को पता नहीं चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हमारी बातचीत हो गई और मुझे लग रहा है अभी तक कुछ कवर ही नहीं किया हमने। ये मतलब बहुत, जब कवर नहीं, 1-1.5 घंटे में क्या कवर कर सकते हैं सर। जब मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ और मैंने बोला कई जन्म लगेंगे मुझे इसे सीखने में, उसकी एक बूंद भी पीने में, कि भाई इस ज्ञान के सागर की। कोई बात नहीं सर। अब टू कीप दिस पॉडकास्ट थोड़ा सा शॉर्ट एंड आप लोगों को भी थोड़ा इजी कन्वीनियंस हो जाए देखने के लिए, आई वॉन्ट कि अगर इसका पार्ट 2 अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड विल कनेक्ट विद सर, और ज़रूर सर को दोबारा से पार्ट 2 के लिए लेकर आएंगे शो पर। और इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने देखे आप अपने साथ इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं बहुत सारे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सर टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ऑरा क्लेंजिंग। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही नए चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइस हो सकता है आप लोगों ने पहली बार देखी हो, मैं भी तो देख ही रहा हूँ पहली बार। एंड आई गॉट टू नो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस पॉडकास्ट एंड आई बिलीव कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुआ होगा। सर मैं आपसे बस 1-2 लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें चाहता हूँ जो आप दर्शकों को बताओ टू स्टे हैप्पी, हेल्दी, सब कुछ। मतलब कुछ ऐसे 2-3 उपाय हों या कुछ ऐसी सजेशंस हो आपके कि ये करिए, ये ना करिए। बिल्कुल 100%। तो मैं आप सबको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घर में समुद्री नमक का पोछा ज़रूर लगवाइए, और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन, नहीं तो मंगलवार और शनिवार, ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो एक नियम बना लीजिए कि हमें पूरे घर को जो पोछा, जो मॉपिंग करते वक्त हमें उसमें समुद्री नमक डालना है। ध्यान यही रखिएगा, सेंधा या वाइट नमक नहीं, समुद्री नमक का इस्तेमाल कीजिए आप। और धुनी कीजिए, जो आप पहले घरों में होता था कि आप काउडंग, जो गाय का जो उपला होता है ना, गोबर होता है, वो थोड़ा सा सूखा हुआ वो ले लीजिए, उसके ऊपर आप भीमसेन कपूर डालिए, गाय का देसी घी हो थोड़ा सा वो डाल दीजिए, ठीक है। और आप इसके साथ साथ गूगल धूप डाल सकते हैं। वो डाल के जलाना थोड़ा सा ही है, पूरे घर में धुआं धुआं नहीं करना। धुनी का मतलब यही होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा वहाँ पर वो सुगंध को फैलाया, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी हट के पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो। और अगर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो थोड़ी सी आप पीली सरसों उसी के साथ ले लीजिएगा। हथेली में थोड़ी सी पीली सरसों ली, और जो वो जल रहा है, जो आपने ये अभी जो काउडंग और ये सब जलाया, तो उसमें 3 बार आपने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी, और उसके बाद उसे पूरे घर में घुमा दीजिए। इतना ही कीजिएगा कि धुआं ना हो ज़्यादा, किसी को परेशानी ना हो। आप कुछ समय में देखेंगे कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी और कितनी हैप्पीनेस आपको फील होने लगी। थैंक यू। सो अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर
इतना पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए. एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट पार्ट 2 फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी कैन कनेक्ट विद सर एंड विल हैव अनदर पॉडकास्ट. और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इस पॉडकास्ट के साथ वैल्यू ऐड हुआ हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करो, शेयर करो. और मुझे लगता है कि बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज हम लोगों ने डिस्कस किया. सर ने बहुत कुछ ऐसा शेयर किया जो मुझे भी नहीं पता था, एंड होप आपको भी नहीं पता होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर करके बताया है सर ने. सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. एंड चैनल की सारी अपडेट्स मैं साथ में इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ पॉडकास्ट सर आशुतोष इंस्टाग्राम चैनल भी आप लोग विजिट करें. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.